हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना कुमार और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मकान, खेत, प्लाट इन सभी की रजिस्ट्री कराने के नियम बदल गए हैं। 10 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में नए रूल्स मोहन सरकार ने लागू कर दिए हैं। यदि आप किसी मकान, प्लाट, खेत की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रजिस्ट्री के नियमों में भारी बदलाव किया है। यह बदलाव 10 अक्टूबर से हुए हैं। 10 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव राजस्व विभाग के संपदा 2 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में उन्नत सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट पायलट गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिलों में शुरू किया गया है। यह प्रयोग यदि पूरी तरह से सफल रहा तो गुरुवार से इसे पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया जाएगा। अर्थात प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्ट्री के नियम बदल गए हैं। नए नियमों में विक्रेता तथा खरीदार की पहचान ई-केवाईसी से होगी। वहीं संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः सत्यापन इस नए सॉफ्टवेयर में शामिल है। इसमें अब दस्तावेजों पर हस्ताक्षर डिजिटल होंगे, अर्थात डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा, जिसमें गवाह लाने की जरूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्री के दौरान बहुत सारी झंझटों से छुटकारा मिलेगा। रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया पूरे प्रदेश में 11 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया है सबकी योजना सबका विकास अभियान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सबकी योजना सबका विकास अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य प्रदेश की पंचायतों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक और सतत विकास हो सके। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पंचायतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे जमीनी और मजबूत इकाई हैं। गांवों के विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हर गांव को विकास का सीधा लाभ मिलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य पंचायतों तथा गाँवों का विकास करना है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से बदलेगी खेती की तस्वीर। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब राजस्व अमला किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में हेराफेरी नहीं कर सकता। इसके लिए केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन कर रही है, जिससे किसानों को नुकसान का सही मुआवजा मिलेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब राजस्व अमला डिजिटलाइजेशन के बाद किसानों की हर डिटेल का रिकॉर्ड रखेगा। इससे हेर फेर की संभावना खत्म होगी। वहीं किसानों की फसलों का फोटो सर्वेक्षण भी किया जाएगा और नुकसान के आकलन के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषि उन्नत योजना है। इन दोनों योजनाओं पर 1,01,321 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो किसानों के हित में होगी। दोस्तों, लाडली बहना योजना पर बयान देकर महाराष्ट्र के शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बुरे फंस गए हैं। इस पर मध्य प्रदेश में दर्ज हो गई है शिकायत। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें संजय राउत ने कहा था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद कर दी गई है। झूठी खबर फैलाने के चक्कर में संजय राउत पर मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले दिनों संजय राउत ने कहा था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सफल नहीं है। यह योजना पूरी तरह से बंद हो गई है। यहाँ के वित्त सचिव ने भी कहा है कि यह योजना इनवैलिड है, जो फलदायी नहीं है। इससे पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जबकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है। योजना के तहत लाडली बहनों के बैंक खातों में हर महीने 1250 रुपए डाले जाते हैं। इस प्रकार झूठी खबर फैलाने के चक्कर में महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मध्य प्रदेश में शिकायत दर्ज हो गई है, अर्थात वे अब बुरी तरह से फंस गए हैं। दोस्तों, देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वे अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, उसको लेकर अपडेट आया है। भारत के उद्योग जगत से इस समय बड़ी दुखदायी खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था।
रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती थी। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति है, अर्थात वे 3800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी कमाई उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकार के काम में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। इस प्रकार वे बहुत दानी थे और अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा दान करते थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की किस्त कब आएगी, इस पर अपडेट आया है। किसानों के जीवन में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की 10वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की 10वीं किस्त को लेकर किसानों में बहुत उत्सुकता थी और वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने इस किस्त को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की 10वीं किस्त अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आ सकती है। नई सूचनाओं के अनुसार किसानों के बैंक खातों में कल्याण निधि की 9वीं किस्त 5 जुलाई 2024 को भेजी गई थी। इसका लाभ प्रदेश के 81 लाख किसानों को हुआ था। अब 10वीं किस्त के आने का भी समय हो गया है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 2000 रुपये किसानों के बैंक खातों में किसान निधि के तहत ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आती है, वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक आती है तथा तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक आती है। इस प्रकार से 4 महीनों के अंतराल में किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिलावटी दूध की मंडी बन गया है भिंड जिला, अर्थात भिंड जिले में जमकर दूध में मिलावट की जा रही है। मिलावटी दूध की मंडी बने भिंड के 50 से ज़्यादा गांव में रोजाना 2 लाख लीटर मिलावटी दूध तैयार किया जाता है, जो मिश्रित दूध के नाम पर जिले से बाहर भेजा जाता है। यह स्थिति तब है जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में मिलावटी करने वाले 11 लोगों पर FIR दर्ज कराई है, अर्थात FIR के बावजूद भी मिलावट धड़ल्ले से जारी है। FIR में 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए थे, वहीं 25 प्रतिष्ठान सील भी किए गए थे। दूध और दूध से बने उत्पादों के 51 सैंपल फेल हो गए थे। वहीं 1 सैकड़ा से ज़्यादा की जाँच अभी भी पेंडिंग है। जिले भर में 1,45,489 पशुधन हैं जिनसे दूध निकलता है। इन पशुओं से रोज 5,56,926 लीटर दूध उत्पन्न होता है, जबकि रोजाना की खपत 6.5 लाख लीटर है। ऐसे में जिले में करीब 75,000 लीटर मिलावटी दूध रोजाना खपाया जा रहा है। वहीं डेयरियों से टैंकरों में भरकर दूध को बाहर भी भेजा जाता है। उन्हें 1 लीटर दूध पर 25 रुपए तक मुनाफा होता है। विशेषज्ञों ने इस दूध को बेहद खतरनाक बताया है। इससे आपका कैंसर, लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं। भिंड जिले की नकली दूध की मांग उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर दिल्ली तक है। यहाँ मिलावटी दूध के जरिए ही घी तैयार कर देश भर में भेजा जाता है, इसलिए सावधान रहें, देख परख करके दूध लें। यदि आप भिंड जिले से हैं तो इसकी जांच पड़ताल जरूर करें, अन्यथा आपको बड़ी बीमारी घेर सकती है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।